हेलो एवरीवन, आई एम आशीष अग्रवाल। स्वागत है आपका एक्स्ट्रा कोचिंग में। आज हमारी है क्लास फिफ्थ। क्लास फोर हम पहले ही अपलोड कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखी तो आप जो है जाकर देख सकते हैं। क्लास फोर्थ में हम पढ़ चुके हैं उत्तराखंड के नदी तंत्र में अलकनंदा नदी तंत्र और भागीरथी नदी तंत्र को, जिसमें हमने अच्छे से डायग्राम के माध्यम से समझा था दोनों नदियों का उद्गम, दोनों नदियों में मिलने वाली नदियां यानी कि उनकी सहायक नदियां कौन कौन सी हैं, कहाँ कहाँ पर वो जो है सहायक नदियां उनसे संगम बनाती है। आज हम पढ़ेंगे यमुना नदी तंत्र। तो शुरू करते हैं आज नदी तंत्र का चैप्टर 2 और हमारी क्लास का क्लास फिफ्थ। आज पढ़ते हैं यमुना नदी तंत्र। उत्तराखंड की नदियों को पढ़ने की दृष्टि से, या हम कहें उत्तराखंड की नदियों को जो डिवाइड किया गया है वो तीन नदी तंत्रों में डिवाइड किया गया है। उसमें से एक नदी तंत्र गंगा का, उसके अलावा यमुना नदी तंत्र, उसके अलावा काली नदी तंत्र है। गंगा नदी तंत्र हम कंप्लीट पढ़ चुके हैं, जिसमें हमने गंगा नदी तंत्र को दो भागों में डिवाइड किया था, अलकनंदा और भागीरथी। आज देखते हैं यमुना नदी तंत्र, जो कि एक इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। यहां से यूके ट्रिपल एक आध क्वेश्चन जो है वो डालता है, तो ध्यान से देखिएगा। शुरू करते हैं। यमुना नदी यमुनोत्री से निकलती है, सभी को पता है। यमुना नदी का उद्गम यमुनोत्री, गंगा नदी का उद्गम गंगोत्री। बंदरपूंछ जो रेंज है, पर्वतों की जो रेंज है, उस रेंज में यमुनोत्री नामक ग्लेशियर से यमुना नदी का उद्गम होता है। उद्गम होने के पश्चात ये नदी जब आगे बढ़ती हुई जो है पहुंचती है जानकी चट्टी में। हालांकि अगर हम यमुना नदी की बात करें तो यमुना नदी का अपना ही एक पौराणिक इतिहास भी है, जिसके बारे में हम देखेंगे। नदी को किन किन नामों से जाना जाता है, क्यों जाना जाता है, इस नदी के उद्गम को लेकर क्या विवाद है, या फिर इस नदी के अन्य क्या क्या नाम है, इस नदी का नाम यमुना क्यों पड़ा, या इस नदी को अन्य किन नामों से जाना जाता है, वो सभी हम आगे जाके कंप्लीट करेंगे। फिलहाल देखते हैं इसका नदी तंत्र। यमुनोत्री से उद्गम होकर जब ये नदी आगे पहुंचती है और पहुंचती है जानकी चट्टी में, यहां पर इसमें एक नदी आकर मिलती है। यह नदी है ऋषिगंगा। ऋषिगंगा यमुना में मिलने वाली जो है, यमुना में संगम बनाने वाली पहली नदी है, जो कि बंदरपूंछ रेंज से ही निकलती है। बंदरपूंछ रेंज काफी एक बड़ी रेंज है, जो कि फोल्ड माउंटेन्स का एक रेंज है। तो बंदरपूंछ से ही निकलती है और जानकी चट्टी में आकर यमुना नदी में मिल जाती है। इसके पश्चात यमुना नदी आगे बढ़ते हुए हनुमान चट्टी में पहुंचती है। हनुमान चट्टी में एक और नदी यमुना से संगम बनाएगी, वो नदी है हनुमान गंगा। ये भी जो है बंदरपूंछ रेंज से निकलती है। देखो इजी है, जानकी चट्टी में ऋषिगंगा का संगम, हनुमान चट्टी में हनुमान गंगा का संगम। और दोनों नदियां जो है, तीनों नदियां वो बंदरपूंछ से ही उद्गमित होती है। ये एक पूरी रेंज है जहां से ये नदियां उद्गमित होती है। इसके पश्चात हालांकि इस बीच में काफी सारी नदियां और भी हैं जो यमुना नदी में संगम बनाती है। उन सभी नदियों के बारे में हम आगे देखेंगे, एक लिस्ट में देखेंगे। अभी आप डायग्राम के माध्यम से समझेगा। इसके बाद यमुना नदी आगे बढ़ते हुए पहुंचती है देहरादून के कालसी डाक पत्थर के बीच में। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट और बहुत ही ज्यादा बड़ी नदी जो इसमें मिलती है, जो खुद इससे बड़ी है। यमुना से 2.5 गुना, यमुना से 2.5 गुना ज्यादा पानी इस नदी में है। इस नदी का नाम है टॉस नदी। टॉस नदी यमुना की सबसे बड़ी सहायक नदी है उत्तराखंड में। उत्तराखंड में यमुना की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? टॉस नदी है, जो खुद यमुना से बड़ी नदी है। हालांकि पौराणिक दृष्टि से यहां से आगे इसको यमुना नाम से ही जाना जाता है, लेकिन अगर देखा जाए इन दोनों नदियों में टॉस नदी यमुना नदी से ज्यादा बड़ी नदी है। टॉस नदी कहां से निकलती है? टॉस नदी दो भागों में निकलती है। इसके दो भाग हैं। एक भाग आपका स्वर्गारोहिणी, जिसको कहते हैं सुपिन नदी। सुपिन नदी जो है स्वर्गारोहिणी के खिमलोग ग्लेशियर से निकलती है। याद कैसे रखना है? सुपिन नदी स्वर्गारोहिणी से निकलती है और रूपिन नदी डोडरा क्वार, जो कि हिमाचल प्रदेश में है। हिमाचल प्रदेश के डोडरा क्वार से निकलती हुई रूपिन नदी पहुंचती है नेटवाड़ में, और स्वर्गारोहिणी के खिमलोग ग्लेशियर से सुपिन नदी निकलती हुई पहुंचती है नेटवाड़ में। सुपिन नदी स्टार्ट होता है 100 से, तो ये निकलती है स्वर्गारोहिणी से 100 से ही। ठीक है, तो इस तरीके से आप याद रख सकते हो, क्योंकि कंफ्यूजन क्रिएट करता है कि सुपिन स्वर्गारोहिणी से निकलेगी या रूपिन। तो सुपिन में 100 है स्टार्टिंग में, इसलिए सुपिन नदी 100 से स्वर्गारोहिणी से निकलती है।
दोनों नदियां निकलकर जो है नेटवाड़ में मिलती है। नेटवाड़ में एक बहुत ही ज्यादा फेमस मंदिर है। ये नेटवाड़ में तीन मंदिर हैं। उसमें से एक है पोखू देवता, एक है कर्ण मंदिर और तीसरा है दुर्योधन मंदिर। ध्यान रहे, दुर्योधन का भी एक मंदिर है उत्तरकाशी के नेटवार क्षेत्र में। पोखू देवता मंदिर बहुत ही ज्यादा फेमस मंदिर है पोखू देवता का। यहाँ के स्थानीय देवता माने जाते हैं। हर घर में नेटवाड़ में इनकी पूजा की जाती है और कहा जाता है कि इनको इनके मंदिर में जो है पुजारी हो चाहे कोई भी हो, वो आंखों पर पट्टी बांधकर पूजा करता है। यानी कि वो पोखू जो देवता है उनको उनके दर्शन नहीं कर सकता है, ऐसी धारणा है। और यहाँ के स्थानीय लोग पोखू देवता की पूजा अपने घर में स्थित अस्त्र शस्त्र के रूप में भी करते हैं। चाकू, दराती, कुदाल इनकी भी पूजा की जाती है पोखू देवता के रूप में। और कहा जाता है कि पोखू देवता यहाँ जो है इनकी रक्षा करते हैं। इस क्षेत्र में कोई चोरी नहीं करता है। न्याय के देवता एक तरीके से पोखू देवता इस क्षेत्र में कहे जाते हैं। क्वेश्चन भी बन सकता है इंपॉर्टेंट कि पोखू देवता मंदिर कहाँ है, तो नेटवाड़ में है उत्तरकाशी में। कर्ण मंदिर, हालांकि कर्णप्रयाग में भी कर्ण मंदिर है। दुर्योधन मंदिर, एकमात्र दुर्योधन मंदिर कहाँ है, उत्तरकाशी के नेटवाड़ में है। क्वेश्चन बन सकता है। तो नेटवाड़ की बहुत ही ज्यादा महत्ता है। नेटवाड़ दो नदियों के संगम पर है, रूपिन और सुपिन। और ये दोनों नदियां मिलकर टॉस नदी बनाती है। टॉस नदी जब आगे बढ़ती हुई हनोल में पहुंचती है, देहरादून के हनोल में एक मंदिर है, बहुत ही ज्यादा फेमस मंदिर है, महासू देवता का मंदिर। इसके बारे में हम आगे जानेंगे। महासू देवता मंदिर, महासू देवता के बारे में हम जानेंगे। इतिहास क्या रहा इस मंदिर का, किस शैली में ये निर्मित है। लेकिन आप इतना समझ लीजिए, हनोल में महासू देवता मंदिर है। महासू देवता को महाशिव देवता कहा जाता है। जौनसारी जनजाति के इष्ट देव माने जाते हैं महासू देवता। महासू देवता मंदिर के पास में हनोल में टॉस नदी में एक नदी मिलती है जिसको कहा जाता है खूनी गाड़। ध्यान रहे, एक खूनी गाड़ नदी नंदाकिनी की भी सहायक नदी है। हम इससे पहली वीडियो में आपको बता चुके हैं, आप वहां पे जाके देख सकते हैं। इसके बाद थोड़ी सी आगे बढ़ने पर एक नदी और जो टॉस नदी में मिलती है वो है दाड़िमगाड़। एक इंपॉर्टेंट नदी है, छोटी सी नदी का नाम है पाबर नदी। हिमाचल प्रदेश से उद्गम होकर पाबर नदी त्यूनी त्यूनी में आकर जो है वो जौनसार क्षेत्र में पड़ता है। त्यूनी त्यूनी में आकर टॉस नदी में मिल जाती है। और इस त्यूनी के पास में ही दो डैम बने हैं टॉस नदी पर। बहुत ही ज्यादा फेमस डैम है इचारी डैम और किसाऊ डैम। इचारी डैम किस नदी पर है? इचारी डैम टॉस नदी पर है। किसाऊ डैम किस नदी पर है? तो किसाऊ जो डैम है वो भी टॉस नदी पर है। और बाद में ये दोनों कालसी और डाक पत्थर के बीच आपस में मिलकर यमुना नाम से जो है वो नदी आगे बढ़ जाती है। इसके बाद डाक पत्थर डाक पत्थर के पास जो है ये नदी से एक नहर निकाली गई है। इस नहर का नाम है शक्ति नहर। ध्यान रहे, ये क्वेश्चन बनता है कि शक्ति नहर किस नदी से निकाली गई है, तो यमुना नदी से। हालांकि जब शक्ति नहर निकाली गई, इसके पश्चात इसमें दो डैम का निर्माण किया गया। ध्यान रहे, यमुना नदी पर नहीं बल्कि शक्ति नहर पर ही ये डैम बनाए गए हैं। हालांकि अगर नदी का नाम पूछेगा तो आप यमुना ही लिखेंगे, लेकिन अगर नहर पूछ लिया कि डाकरानी पावर प्लांट किस नहर पर निर्मित है, तो आप शक्ति नहर लिखेंगे। दूसरा है डालीपुर। तो दो परियोजना चलती है यहाँ पर, जल विद्युत परियोजना, डाकरानी और डालीपुर। हालांकि अगर रिवर पूछेगा तो रिवर में आप आंसर यमुना ही देंगे, लेकिन अगर वो नहर पूछता है तो आप लिखेंगे शक्ति नहर। तो डालीपुर और डाकरानी पावर प्लांट डाक पत्थर बैराज के आगे जो है वो इस पर बने हैं। नदी आगे बढ़ते हुए पहुंचती है जो है आसन बैराज पर। आसन बैराज में एक नदी आसन नदी इसमें आकर मिलती है। आसन नदी जो है ये आसन बैराज में इसमें मिलती है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नदी है क्योंकि इसको जो है ऋग्वेद में असमानवती नदी कहा गया है। असमानवती। और यहां पर इस नदी पर आसन बैराज बनाया गया है जिसकी स्थापना हुई थी 1967 में। 1967 में आसन बैराज बनाया गया। इस आसन बैराज में जो है वो पक्षी पक्षी निवास करते हैं। लगभग 53 प्रजाति के पक्षी जो है इस आसन बैराज में पाए जाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट बैराज है। तो आसन बैराज आसन नदी पर है। आसन नदी को ऋग्वेद में किस नाम से जाना गया है? असमानवती नदी के नाम से। आसन बैराज की स्थापना कब हुई? 1967 में। विश्व के 53 प्रजाति के पक्षी जो है आसन बैराज में पाए जाते हैं। इसके अलावा जो यमुना नदी है वो यहाँ से राज्य से बाहर निकल जाती है डाक पत्थर बैराज से। और अंतिम में एक नदी इसमें आके मिलती है यहाँ पर राज्य के बॉर्डर पर, जिसका नाम है गिरी गंगा। गिरी गंगा
हिमाचल प्रदेश के खड़ा पत्थर से निकलती हुई जो है वो यमुना में मिल जाती है। छोटी सी नदी है, जो है इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जनपद को जो है दो बराबर भागों में बांटती है। ये नदी जो है हिमाचल प्रदेश से निकलते हुए सिरमौर जनपद को दो बराबर भागों में बांटती है और उसके पश्चात यमुना नदी में मिल जाती है। तो ये था यमुना नदी तंत्र। आप अच्छे से पढ़ लेना, प्रैक्टिस कर लेना इस मैप को बनाने की, आपको समझ में आ जाएगा। हालांकि यमुना की और भी काफी सारी सहायक नदियां हैं, ये आपको याद करनी ही पड़ेंगी क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। यमुना की अन्य सहायक नदियों में ऋषि गंगा, हनुमान गंगा, कृष्णा गाड़, बनाड़ गाड़, कमल गाड़, ये कमल गाड़ इंपॉर्टेंट है, खतनू गाड़, बरनी गाड़, भद्री गाड़, मुंगरा गाड़, उजार गाड़, टोंस, आसन, गिरिगंगा और गडोली गाड़। ये जो है यमुना की अन्य सहायक नदियां हैं। इसके अलावा भी कुछ और भी दो तीन सहायक नदियां हैं, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट जो नदियां हैं जो यमुना को जल प्रदान करती है वो यही है। याद करने के लिए आप ट्रिक तो नहीं कह सकता हूँ, लेकिन एक चीज देख सकते हैं कि हनुमान जी, कृष्णा जी, ठीक है, भद्री यानी कि बद्री, विशाल जी, इस तरीके से ऋषि जी, तो इस तरीके से थोड़ा सा एक क्लू बनता है कि जिसे आप थोड़ा सा देख सकते हो। हालांकि आपको याद करना ही पड़ती है ये नदियां। क्वेश्चन कैसा बनता है, निम्न में से कौन एक यमुना की सहायक नदी नहीं है? ऑप्शन नंबर ए ऋषि गंगा, ऑप्शन नंबर बी बनाड़ घाट, ऑप्शन नंबर सी गिरी गंगा और ऑप्शन नंबर डी रुद्र गंगा। इनमें से कौन यमुना की सहायक नदी नहीं है? आप जानते हो ऋषि गंगा है, बनाड़ घाट भी है, गिरी गंगा भी है, रुद्र गंगा नहीं है क्योंकि रुद्र गंगा है भागीरथी की। तो इस तरीके से क्वेश्चन बनेगा, आप वहां पे इसको सॉल्व कर पाओगे अच्छे से। यमुना की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? तो टॉस है, मैं बता चुका हूँ, 2.5 गुना ज्यादा जल इसमें है। टॉस का प्राचीन नाम क्या है? टॉस का प्राचीन नाम पुराणों में इसको तमसा नदी कहा गया है। यमुना नदी के खोजकर्ता कौन थे? तो असित ऋषि कहा जाता है। ये असित ऋषि यमुनोत्री क्षेत्र में तपस्या करते थे और इन्होंने जो है यमुना नदी की खोज की थी और इसी कारण से यमुना का एक नाम अशिता भी है, याद रखना। कभी कभी पर्यायवाची पूछ लेता है, तो यमुना का जो एक नाम है वो अशिता भी है। क्यों? क्योंकि असित ऋषि ने इनकी खोज की थी यमुना की। गिरिगंगा सिरमौर को दो बराबर भागों में बांटती है, मैं पहले ही बता चुका हूँ। यमुना नदी हिमाचल के एकमात्र जिले सिरमौर को स्पर्श करती है। आप जानते हो ना, हिमाचल के 3 जिले जो है वो उत्तराखंड को टच करते हैं। वो 3 जिले हैं किन्नूर, शिमला और सिरमौर। तो यमुना नदी जो है हिमाचल प्रदेश के केवल सिरमौर को टच करती है। आसना नदी को ऋग्वेद में असमानवती कहा गया है, मैं बता चुका हूँ आपको। आसन पक्षी विहार की बात करें तो यहाँ पे 53 प्रकार के पक्षी पाए जाते हैं। इस बैराज की स्थापना 1967 में हुई। 2020 में इसे भारत का 38वां रामसर साइट यानी कि नम क्षेत्र, रामसर साइट का मतलब होता है नम क्षेत्र, जहां पर जो है सभी प्रकार के पक्षी, पशु पक्षी और जो एक कृषि के लिए उपयुक्त स्थान हो, 38वां रामसर साइट घोषित किया गया है। धालीपुर के पास यमुना राज्य से बाहर निकल जाती है, धालीपुर डाकरानी पत्थर के आसपास। रूपिन व सुपिन नदी का संगम कहाँ पर है? नेटवाड़ उत्तरकाशी में है। मैंने बोला यहाँ पे पोखू देवता मंदिर है, यहाँ पर दुर्योधन मंदिर है, यहाँ पे कर्ण मंदिर है। पोखू देवता जो है वहां के स्थानीय देवता है, जिनको जो है जिनकी पूजा आंख पर पट्टी बांधकर की जाती है। क्यों पट्टी बांधकर की जाती है? इसके बारे में एक प्रचलित कहानी है। आप देख सकते हो, आपको जो है गूगल पर वो कहानी मिल जाएगी, आप वहां पे देख सकते हो। यमुना व हिरण्यबाहु का संगम कहाँ पर होता है? तो खरसाली गांव में होता है। ये खरसाली गांव क्यों इंपॉर्टेंट है? खरसाली गांव में माता यमुना का शीतकालीन निवास है। जब यमुनोत्री में बर्फबारी होती है, वहां पर 6 महीने कपाट बंद होते हैं। उस दौरान माँ यमुना की पूजा खरसाली गांव में की जाती है, उत्तरकाशी के। तो यहाँ पर हिरण्यबाहु नदी, ये छोटी नदी है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना। यमुना और रिखवाड़ नदी का संगम कहाँ होता है? लाखामंडल में। देहरादून के लाखामंडल में यमुना के साथ जो है रिखवाड़ नदी जो है मिलती है। लाखामंडल पांडवकालीन लाक्षागृह के साक्ष्य यहाँ पे मिले हैं, ऐसा कहा जाता है। इसके अलावा इसका नाम लाखामंडल क्यों पड़ा? तो क्यों कहा जाता है, यहाँ पे 1 लाख मूर्तियां मिली हैं, इसलिए लाखामंडल काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लाखामंडल एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से गणेश की मूर्ति मिली है, भगवान शिव की मूर्ति मिली है। इसके अलावा 1 लाख मूर्तियां यहाँ से मिली हैं। तो क्वेश्चन बन सकता है यहाँ पे जो है कुषाण कालीन अवशेष भी प्राप्त हुए हैं। टॉस और पाबर नदी का संगम कहाँ पर होता है? टॉस और पाबर नदी का संगम चक्राता के उत्तर में होता है। चक्राता
चौनसार क्षेत्र में चक्राता। चक्राता में एक वाटरफॉल बहुत फेमस है, वो है टाइगर वाटरफॉल। इंपॉर्टेंट है, एक एग्जाम में पूछा गया था। टाइगर वाटरफॉल अभी हम आगे पढ़ेंगे इसके बारे में, लेकिन ये चक्राता में बहुत फेमस है। चक्राता को क्या कहा जाता है? पहाड़ों का राजा, किंग ऑफ द माउंटेन, पहाड़ों का राजा। और पहाड़ों की रानी मसूरी। ये इंपॉर्टेंट है, पहाड़ों का राजा चक्राता और पहाड़ों की रानी मसूरी। तो ये था यमुना नदी के बारे में। इसके अलावा और भी कुछ फैक्ट हैं, वो हम लास्ट में देखेंगे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स में। इसके बाद उत्तराखंड की सबसे बड़ी नदी जो है काली नदी, अगर उसके तंत्र की बात करें तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। काली नदी उत्तराखंड की सबसे बड़ी नदी है, जिसकी लंबाई है 252 किलोमीटर। ठीक है। आ, अगर हम काली नदी तंत्र की बात करें तो एक विशाल नदी तंत्र जिसको कह सकते हैं हम, और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट नदियां इसमें सम्मिलित हैं, जो कि जिनका उद्गम स्थान भी इंपॉर्टेंट है, और उन नदियों का जो है संगम पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है। काली नदी की अगर हम नदी तंत्र की बात करें तो इसका उद्गम होता है लिपुलेख दर्रे के काला पानी नामक स्थान से। इस क्षेत्र को लेकर विवाद है भारत और नेपाल के बीच। नेपाल कहता है कि यह क्षेत्र जो है नेपाल का भाग है, जबकि भारत कहता है कि यह जो है भारत के उत्तराखंड का भाग है। तो इस क्षेत्र को लेकर काफी विवाद भी है, लेकिन वर्तमान में यह भारत की टेरिटरी है। लिपुलेख दर्रे के काला पानी नामक स्थान से यह नदी निकलते हुए जब आगे बढ़ती है, इसमें एक नदी, जो पहली नदी है, वो आकर मिलती है कुठियांगटी। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कुठियांगटी नदी। कुठियांगटी नदी और काली नदी का संगम होता है पिथौरागढ़ के गुंजी नामक स्थान पर। पिथौरागढ़ में यह स्थान है गुंजी नामक स्थान। जो ये नदी निकलती है, ये जैक्सर श्रेणी से निकलती है। जैक्सर श्रेणी के पश्चिमी ढाल से कुठियांगटी नदी निकलती है। इस कुठियांगटी नदी की तीन प्रमुख सहायक नदियां हैं। एक है संगचुम्बा, दूसरी है निरकूट, और तीसरी है थुमका। तीन नदियां प्रमुख सहायक नदियां हैं कुठियांगटी नदी की। इसके पश्चात काली नदी जो है वो आगे बढ़ती है, और ये नदी पहुंचती है तवा घाट में। तवा घाट का जो स्थान है, उस स्थान का नाम है खेला। तवा घाट के खेला नामक स्थान पर पहुंचती है, और इसकी एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट नदी जो कि है पूर्वी धौली गंगा, वो आकर इसमें मिलती है। क्वेश्चन काफी बार बना है कि पूर्वी धौली गंगा और काली नदी का संगम कहां पर होता है, तो वो तवा घाट के खेला नामक स्थान पर होता है। पूर्वी धौली गंगा एक इसकी प्रमुख सहायक नदी है, जिसका उद्गम होता है गोवानखना ग्लेशियर से। पिथौरागढ़ के गोवानखना ग्लेशियर से निकलती हुई यह नदी पहुंचती है तवा घाट के खेला नामक स्थान पर, और यहाँ पर संगम बनाती है काली नदी के साथ। इस पूर्वी धौली गंगा की भी काफी सारी सहायक नदियां हैं। हालांकि ऐसा माना जाता है कि ये पूर्वी धौली गंगा भी दो नदियों से मिलकर बनी है, वो है लिस्सर और दारमा। और ये लिस्सर और दारमा दोनों नदियां तेजोंग, जहां पर कि छोटा कैलाश है, यहाँ पर आपस में मिलती है, और यहाँ से पूर्वी धौली गंगा बनती है। गोवानखना हिमनद से निकलती हुई दारमा के नाम से यहाँ पर पहुंची, इसमें लिस्सर नदी मिलती है। ऐसा मानते हैं लिस्सर और दारमा के संयोग से पूर्वी धौली गंगा बनेगी। कहां से बनेगी? तेजोंग। तेजोंग में छोटा कैलाश, छोटा कैलाश यात्रा पहली वीडियो में बता चुका हूं, देख लेना आप वहां पे। इसके अलावा इसकी एक सहायक नदी है नान दारमा, याद करना इजी है, दारमा नान दारमा। एक और सहायक नदी है सेला यांगटी, और एक और सहायक नदी है कचुतिच। इसके अलावा और भी हम अभी पढ़ लेंगे उनको, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है। तो तवा घाट खेला नामक स्थान पर गोवानखना हिमनद से निकलने वाली पूर्वी धौलीगंगा नदी का संगम होता है काली नदी में। पूर्वी धौलीगंगा दो नदियों से मिलकर बनी है, लिस्सर और दारमा, जो कि तेजोंग छोटा कैलाश नामक स्थान पर आपस में मिल जाती है। इसके बाद पूर्वी धौलीगंगा में नान दारमा नदी मिलती है, उसके बाद सेला यांगटी, और फिर कचुतिच। इसके बाद काली नदी आगे बढ़ते हुए पहुंचती है जौलजीबी में। बहुत ही इंपॉर्टेंट स्थान है जौलजीबी। जौलजीबी में गोरी गंगा आकर मिलती है। गोरी गंगा नदी मिलम ग्लेशियर से निकलती है। पिथौरागढ़ में सारे ग्लेशियर याद रख लेना। पिथौरागढ़ के मिलम ग्लेशियर से निकलती हुई यह नदी जो है आकर मिलती है जौलजीबी पिथौरागढ़ में काली नदी में। तो एक क्वेश्चन बन जाता है, काली और गोरी नदी का संगम कहां पर है? तो वो है जौलजीबी में। यहाँ पर एक मेला भी लगता है, जौलजीबी मेला। यहाँ पर लगने वाला जौलजीबी मेला प्रसिद्ध है। यह जौलजीबी मेला 1914 ईस्वी से प्रारंभ हुआ। 1914 ईस्वी से यहाँ पर जौलजीबी मेला लगता है,
और काली और गोरी नदी का संगम है जौलजीबी पिथौरागढ़ में। गोरी नदी की एक सहायक नदी है सुनकल्पा, यानी कि रालमा। इसको सुनकल्पा या रालमा कहा जाता है। ये नदी रालम ग्लेशियर से निकलती है, इसलिए इसको रालमा कहा जाता है। तो रालम ग्लेशियर से निकलने वाली सुनकल्पा नदी जो है गौरी गंगा की सहायक नदी है, और गौरी गंगा और काली गंगा का संगम होता है जौलजीबी में। जौलजीबी पिथौरागढ़ में जौलजीबी मेला लगता है, जो कि हर वर्ष मार्गशीर्ष संक्रांति को लगता है। कब से शुरू हुआ? 1914 ईस्वी से शुरू हुआ। फिर यदि आगे बढ़ती हुई पहुंचती है पंचेश्वर नामक स्थान पर। पिथौरागढ़ के ही पंचेश्वर नामक स्थान पर इसमें मिलती है इसकी सबसे बड़ी सहायक नदी। क्वेश्चन बन सकता है कि काली नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? तो काली नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी सरयू नदी है, और सरयू नदी को कुमाऊं की पवित्रतम नदी कहा जाता है। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कुमाऊं की पवित्रतम नदी किसे कहा जाता है? तो कुमाऊं की पवित्रतम नदी है सरयू नदी। और सरयू नदी काली नदी की सबसे बड़ी टेरिटरी है, यानी कि कह सकते हैं सबसे बड़ी जो है सहायक नदी है। सरयू नदी कहाँ से निकलती है? सरयू नदी बागेश्वर के सरमूल पर्वत के झुंडी नामक स्थान से निकलती है, आगे बढ़ते हुए बागेश्वर में पहुंचती है। बागेश्वर में दो नदियों का संगम है, अच्छे से बता चुका हूं पिछली वीडियो में, गोमती और सरयू का संगम। गोमती और सरयू के संगम पर बसा है बागेश्वर। यहाँ पर एक मंदिर है बागनाथ मंदिर। इसके अलावा ये जो बागेश्वर है, यहाँ पर एक मेला बहुत प्रसिद्ध है, उत्तरायणी मेला, काफी ज्यादा फेमस है। इसके अलावा इस बागेश्वर के दोनों ओर नीलेश्वर महादेव और भीलेश्वर महादेव, दो महादेव के मंदिर हैं। बागनाथ मंदिर मध्य में है। बागनाथ मंदिर के अगर हम निर्माण की बात करें तो वो क्या था? लक्ष्मी चंद ने, चंद्रवंश के राजा लक्ष्मी चंद ने। इतिहास में इस चीज को कंप्लीट करेंगे। बागेश्वर से आगे बहती हुई ये नदी पहुंचती है काकड़ी घाट में। काकड़ी घाट में इसमें एक नदी मिलती है पनार नदी। पनार नदी कहां से निकलती है? तो पनार नदी निकलती है अल्मोड़ा से। इसके बाद आगे बढ़ती हुई नदी पहुंचती है रामेश्वर में। रामेश्वर में इसमें एक नदी मिलती है, वो नदी है पूर्वी रामगंगा। इसकी भी काफी सारी सहायक नदियां हैं, हम आगे देख लेंगे। ये नदी निकलती है नामिक ग्लेशियर से। इनके उद्गम भी याद कर लेना, क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि पूर्वी रामगंगा नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो नामिक ग्लेशियर से निकलकर पूर्वी रामगंगा रामेश्वर में जो है वो सरयू में मिल जाती है। फिर सरयू आगे बढ़ते हुए पहुंचती है पंचेश्वर में। पंचेश्वर पिथौरागढ़ में जो है वो संगम बनाती है काली नदी में। काली नदी आगे बढ़ती हुई पहुंचती है सीरा गांव में। सीरा गांव में लोहावती नदी, एक छोटी नदी इसमें आकर मिलती है। कहां से निकलती है? लोहावती नदी एबट माउंट से। कुछ दूरी पर चलने के बाद चंपावत का एक स्थान है चूका। तो ये चूका नामक स्थान पर पहुंचती है नदी, और चूका नामक स्थान पर इसमें एक नदी आकर मिलती है, वो नदी है लधिया नदी। बहुत इंपॉर्टेंट है, लधिया नदी कहां से निकलती है? गजार से। ये गजार वह स्थान है जहां पर अल्मोड़ा, नैनीताल और बागेश्वर का मिलन स्थल है, तीनों यहाँ पे मिलते हैं। तो गजार से निकलती हुई लधिया नदी पहुंचती है चूका में। इसकी एक सहायक नदी है कवैराला, कवैराला नदी। इसके बाद ये आगे बढ़ते हुए पहुंचती है टनकपुर में, और इसमें यहाँ पर एक बैराज बनाया गया है, टनकपुर बैराज। टनकपुर बैराज का निर्माण कब हुआ? 1993 में हुआ। कुछ दूरी पर बढ़ते हुए यहाँ से इसमें जो है एक कैनाल निकाली गई, एक नहर निकाली गई। जैसे यमुना नदी में पढ़ा हमने शक्ति नहर, वैसी यहाँ इसमें भी एक नहर निकाली गई है जिसका नाम है शारदा कैनाल। शारदा नहर कब निकाली गई थी? 1928 में शारदा कैनाल बनाई गई थी। और जो जहां से कैनाल निकाली गई है वहां पे एक बैराज है जिसको बोलते हैं शारदा बैराज। शारदा बैराज का निर्माण मैल्कम हेली ने करवाया था 11 दिसंबर 1928 में। और यहीं पर इसमें एक परियोजना है लोहिया हेड परियोजना, बहुत इंपॉर्टेंट है। किस नदी पर है? वो है काली नदी पर। हालांकि ये लोहिया हेड परियोजना की अगर बात करें तो यह जूनियर असिस्टेंट एग्जाम 2022 में पूछी जा चुकी है, तो ध्यान रहे, इसको अच्छे से याद कर लेना। लोहिया हेड परियोजना वो जो है शारदा नहर पर है, शारदा नदी कह सकते हैं कि काली नदी पर है। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट जो इस मैप के थ्रू हम नहीं पढ़ पाए, क्योंकि सभी नदियों को दर्शाना इम्पॉसिबल है। मैप में केवल इंपॉर्टेंट नदियों को ही दर्शाया जा सकता है, तो जो नदियां इसमें दर्शा नहीं पाए उनके बारे में पढ़ते हैं। गौरी गंगा, गौरी गंगा नदी जौलजीबी में मिलती है काली नदी से। गौरी गंगा की हमने कुछ सहायक नदियां देखी थी, इसके अलावा इनकी और सहायक नदियां हैं गुनखागाड़, सुरिनगाड़, जिम्बा, रमलगाड़, मदकाना, पंचूगाड़, पोंटिंगगाड़ और जिमियागाड़।
इनमें से पॉन्टिंग गार्ड इंपॉर्टेंट है, रमल गार्ड इंपॉर्टेंट है, सुरिंग गार्ड और बुनखा गार्ड। तो आप इनको देख लीजिएगा एक बार। काली नदी को सबसे अधिक जलराशि देने वाली नदी कौन सी है? तो वो सरयू नदी है, दाईं ओर से मिलती है। सरयू सरमूल से निकलती है और कुमाऊं की पवित्रतम नदी इसको कहा जाता है, ये मैं आपको बता चुका हूँ। कुमाऊं की पवित्रतम नदी तो वो है सरयू। पिथौरागढ़ अल्मोड़ा तथा पिथौरागढ़ चंपावत का बॉर्डर बनाते हुए बहती है ये नदी। पूर्वी रामगंगा रामेश्वर नामक स्थान पर सरयू में मिलती है, मैंने आपको बताया था मैप में। वहां पर हम इसकी सहायक नदियों को नहीं दर्शा पाए थे, लेकिन इंपॉर्टेंट है। भुजपत्री घाट, गरगतिया, कालापानी घाट और बेरल घाट, चार सहायक नदियां हैं प्रमुख। आप याद कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। सरयू की हमने इतनी सारी सहायक नदियां देखी थी, चाहे वो गोमती हो, चाहे वो आपका जो है पूर्वी रामगंगा हो, या चाहे वो आपका पनार नदी हो। इसके अलावा सरयू की और भी सहायक नदियां हैं, वो है कनाल घाट, पुनार घाट, जलकुर घाट और अलकनंदी। इसमें से अलकनंदी इंपॉर्टेंट है, ये कभी भी एग्जाम में पूछी जा सकती है। काली नदी उत्तराखंड की सबसे लंबी नदी है, मैं आपको बता चुका हूँ 252 किलोमीटर लंबी ये नदी है। हालांकि अभी सभी नदियों की लंबाई हम पढ़ेंगे, कौन कितनी लंबी है। काली नदी को पुराणों में श्यामा नदी कहा गया है। स्कंद पुराण के मानस खंड में इसे अपवित्र नदी माना गया है। इसका जल भी जो है देवताओं को नहीं चढ़ाया जाता है। इससे पहले एक और नदी बता चुका हूं, नंदाकिनी, जिसका जल अपवित्र मानते हैं और देवताओं को नहीं चढ़ाया जाता। उसी प्रकार से काली नदी है श्यामा नदी, जिसको कहा गया है पुराणों में, उसका जल भी देवताओं को नहीं चढ़ाते हैं, अपवित्र नदी इसको माना गया है। स्थानीय भाषा में इसको जो है काला पानी घाट बोलते हैं। स्थानीय भाषा मतलब जो स्थानीय लोग इसको कहते हैं वो काला पानी घाट बोलते हैं। नेपाल में इसको महाकाली नदी, इसके अन्य नाम है काली गंगा, शारदा। काला पानी क्षेत्र मैं आपको स्टार्टिंग में बता चुका हूँ। इस क्षेत्र को लेकर जो है भारत और नेपाल में विवादित क्षेत्र ये बना हुआ है। भारत इसको पिथौरागढ़ का भाग मानता है, जबकि नेपाल इसको धारचूला का भाग मानता है। नेपाल का जो धारचूला है उसका भाग मानता है। जौलजीबी में हर वर्ष जो है वो मार्गशीर्ष संक्रांति को मेला लगता है, जो सन 1914 ईस्वी से प्रारंभ हुआ। मैं आपको बता चुका हूँ जौलजीबी पिथौरागढ़ में पड़ता है। काली और गोरी नदी का संगम है, कॉमन क्वेश्चन है। वहां पर जो है ये मेला लगता है। पंचेश्वर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट की बात करें तो इंडिया और नेपाल के मध्य अभी वर्तमान में ये संचालित है या निर्माणाधीन है। 2026 इसकी जो है डेट रखी गई है, 2026 में ये बनकर पूर्ण होगा। 315 मीटर जो ऊंचा ये डैम बनाया जा रहा है, जिसमें कि 6480 मेगावाट, अभी तक जो टिहरी डैम है उसे 2400 मेगावाट का उत्पादन स्वीकृत हुआ है, और ये 6480 मेगावाट यानी कि टिहरी डैम से भी लगभग 2.8 गुना ज्यादा बिजली इसमें से उत्पादित होगी। 2026 तक ये बनकर पूर्ण होगा। हालांकि इस पे काम चल रहा है। इसके बगल में ही पास में एक छोटा सा डैम और है, जो कि रूपाली घाट नदी पर है, वो है रूपाली घाट डैम। ठीक है, वो इसी का ही एक गेटवे डैम कह सकते हैं, वो बनाया गया है। भारत नेपाल के बीच महाकाली संधि हुई है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और गवर्नमेंट और नेपाल के बीच, जो कि फरवरी 1996 में इस पर हस्ताक्षर हुए और जून 1997 में लागू हुई है। क्वेश्चन बन सकता है कि महाकाली संधि कब हुई थी? 1996 में संधि हुई थी, और ये लागू जो हुई थी वो 1997 में हुई थी। काली नदी उत्तराखंड की सबसे पूर्वी नदी है, बॉर्डर बनाती है उत्तराखंड का। अगर हम उत्तराखंड की बात करें, उत्तराखंड कुछ ऐसा है। यहाँ से जो नदी बॉर्डर बनाती है वो है काली नदी। यहाँ से जो बॉर्डर बनाती है वो है टॉस नदी है, यमुना नदी। इस तरीके से दो पूर्वी और पश्चिमी क्षेत्र में इस तरीके से बॉर्डर बनता है। एक शारदा संधि हुई थी 1920 में। मीठा रीठा साहब दो नदियों के संगम पर बसा है, ये मैंने क्वेश्चन क्विज में भी दिया था आपको। लधिया और रातिया के संगम पर ये जो है मीठा रीठा साहिब, जो कि सिखों का एक पवित्रतम स्थान माना जाता है। कहा जाता है पर रीठे जो होते हैं वो जो है उनका स्वाद मीठा होता है, इसलिए इसको मीठा रीठा साहिब के नाम से जानते हैं। यहाँ पे दो नदियों का संगम है, लधिया और रातिया, या राठिया भी कहीं लिखा है इसको। लधिया नदी की बात करें तो उत्तराखंड की अंतिम नदी है जो काली नदी में मिलती है। किस ओर से मिलती है? दाईं ओर से। ये दाईं ओर बाईं ओर ही याद रखना, कभी कभी क्वेश्चन ऐसा भी बन जाता है किस ओर से मिलती है। काली नदी में यह चूका चंपावत के पास मिलती है, पश्चिम से पूर्व की ओर गजार से निकलती है ये। ठीक है, तो गजार मैं आपको बता चुका हूँ, पिथौरागढ़ अल्मोड़ा और नैनीताल का मिलन स्थल है। सरयू व पनार नदी का संगम कहाँ पर है? तो काकड़ी घाट में है, ये आपको मैप के थ्रू बता चुका हूँ। राज्य में प्रतिवर्ष 25 मई को जल दिवस मनाया जाता है। कब से मनाया जा रहा है? 2017 से मनाया जा रहा है। राज्य में प्रतिवर्ष 25 मई से 30 जून तक जल संचय संरक्षण एवं संवर्धन अभियान संचालित है। ये भी 2017 से ही संचालित है। दोनों साथ में ही इसकी घोषणा की थी प्रधान मुख्यमंत्री ने। सर्वाधिक प्रवाह पथ वाली नदी कौन सी है? तो काली नदी है। प्रवाह पथ का मतलब है सबसे लंबी नदी।
तो वो है काली। और सर्वाधिक जल प्रवाह वाली नदी कौन सी है? तो वो है अलकनंदा। राज्य में किस नदी घाटी का क्षेत्रफल सर्वाधिक है? तो वो काली का ही है। कौन सी नदी घाटी का क्षेत्रफल सर्वाधिक है? वो काली का है। सरयू और खीरगंगा का संगम कहाँ पर है? कपकोट में है। बागेश्वर में पड़ता है कपकोट। कपकोट जो है पिंडारी ग्लेशियर के मार्ग में ही पड़ता है। कपकोट जो है बहुत सेंसिटिव जोन है भूकंप की दृष्टि से और किसी भी प्राकृतिक आपदा की दृष्टि से। गोमती और गरुड़ गंगा का संगम है बैजनाथ में। हालांकि ये गरुड़ गंगा जो है अलकनंदा की भी एक सहायक नदी है गरुड़ गंगा। लेकिन गोमती और गरुड़ गंगा का संगम पूछेगा, आप बैजनाथ लिखोगे बागेश्वर में। बागेश्वर के गरुड़ नामक स्थान पर है बैजनाथ। गरुड़ नामक स्थान है यहाँ पे, इसलिए इस नदी का नाम है गरुड़ गंगा। गरुड़ नामक स्थान पर ये संगम बनाती है। कोसी व गरुड़ गंगा का संगम कहाँ पर है? कौसानी में है। कौसानी, जिसे कि स्विट्जरलैंड ऑफ इंडिया कहा था महात्मा गांधी ने। पश्चिमी रामगंगा व गगास नदी का संगम कहाँ है? भिकियासैंण। भिकियासैंण पड़ता है अल्मोड़ा में, बहुत इंपॉर्टेंट है। जटागंगा व दूधगंगा का संगम है जागेश्वर के निकट अल्मोड़ा में। सुरभि, नंदिनी, गुप्त, सरस्वती का संगम कहाँ पर होता है? तो इन तीन नदियों का जो संगम है विभांडेश्वर, जिसको उत्तर का काशी कहा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तीन नदियों का संगम सुरभि, नंदिनी और गुप्त सरस्वती। तो ये है आपका काली नदी तंत्र, बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट जो होंगे वो लास्ट में हम देखते हैं। किस नदी की लंबाई कितनी है वो हम जो है लास्ट में देखते हैं। इसके अलावा कोई भी क्वेश्चन बाहर से नहीं बनेगा, इतने क्वेश्चन ही एग्जाम में आपके आते हैं, क्योंकि ये मैक्सिमम है। इसके अलावा जो भी क्वेश्चन, अगर बीच में कुछ क्वेश्चन हमको नहीं मिलते हैं तो हम ग्रुप के माध्यम से आपसे शेयर करेंगे, या आपको भी कोई क्वेश्चन मिलता है तो आप भी शेयर कर सकते हैं। आगे देखते हैं कुछ और नदियां, कुछ अन्य नदियां जिनके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। पश्चिमी रामगंगा नदी, इस नदी को जो है रथवाहिनी या राठवाहिनी नदी कहा जाता है। लोअर पीसियस, लोअर पीसियस में ये क्वेश्चन पूछा गया था। राठवाहिनी नदी किसे कहा जाता है? तो वह है पश्चिमी रामगंगा को। पश्चिमी रामगंगा आप जानते हो दूधातौली से निकलती है। दूधातौली से और भी नदियां निकलती थी, मैंने पूरा बताया था आपको पहली वीडियो में। पश्चिमी नयार, पूर्वी नयार, वीनो नदी, जो है आपका पश्चिमी रामगंगा नदी, ये कुछ आटागाड़ हो गया, ये कुछ 5 नदियां हैं जो कि यहाँ से निकलती है दूधातोली रेंज से, जिसको कि उत्तराखंड का पामीर बोलते हैं। पश्चिमी रामगंगा नदी चमोली में बहती है, अल्मोड़ा में बहती है और पौड़ी में, 3 जिलों में बहती है और इसकी जो लंबाई है वो 155 किलोमीटर है। पौड़ी के कालागढ़ नामक स्थान पर वह राज्य से बाहर चली जाती है। क्वेश्चन बन सकता है कि पश्चिमी रामगंगा नदी निम्न में से किस स्थान से राज्य से बाहर निकल जाती है? तो वो कालागढ़ नामक स्थान है पौड़ी का। इसकी सहायक नदियां 3 प्रमुख हैं, वीरमा, गगास और वीनो। वीनो तो का उद्गम तो जो है वो यहीं से होता है जहां से ये निकलती है दूधातौली से। गगास नदी बहुत इंपॉर्टेंट है। गगास नदी आप पढ़ लेना, ठीक है। रानीखेत के आसपास भी बहती है गगास नदी, और वीरमा भी इसकी एक सहायक नदी है। इसके बाद है कोसी नदी। कोसी नदी को कोशिला नदी भी कहा जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये कौसानी से निकलती है। स्विट्जरलैंड ऑफ इंडिया जो है, आप महात्मा गांधी ने यंग इंडिया के एक लेख में इसको जो भारत का स्विट्जरलैंड कहा है। तो स्विट्जरलैंड ऑफ इंडिया यानी कि भारत का स्विट्जरलैंड की पहाड़ियों से धार पानी धार नामक एक स्थान है, वहां से नदी निकलती है कोसी नदी। अल्मोड़ा, नैनीताल, उधम सिंह नगर में 168 किलोमीटर बहती हुई ये जो है राज्य से बाहर निकल जाती है। 168 किलोमीटर इसकी लंबाई, काफी लंबी नदी है, ध्यान रखना। उधम सिंह नगर के सुल्तानपुर नामक स्थान पर राज्य से बाहर निकल जाती है। तो ये सुल्तानपुर नामक स्थान इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना। यहाँ कालागढ़ नामक स्थान से बाहर निकलती है पश्चिमी रामगंगा राज्य से, वहीं सुल्तानपुर नामक स्थान से राज्य से बाहर निकल जाती है। ये उधम सिंह नगर की बात हो रही है। मैंने आपको कहा था स्टार्टिंग में, जो राज्य की अधिकांश नदियां है तो दक्षिण की दिशा में बहती है, दक्षिण पूर्व। दक्षिण पूर्व मतलब उधम सिंह नगर, ठीक है। तो रामनगर में मैदान में प्रवेश करती है, जैसे गंगा हरिद्वार से मैदानों में प्रवेश करती है, वैसे कोसी जो है वो रामनगर से मैदानों में प्रवेश करती है। उत्तर प्रदेश में रामगंगा में मिल जाती है ये, ठीक है। जो रामगंगा नदी है वहां मिल जाती है, पश्चिमी रामगंगा में, उत्तर प्रदेश में जाके। कुमाऊं में कोसी नदी घाटी को धान का कटोरा कहा जाता है, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। उत्तर प्रदेश, हम अगर कुमाऊं की बात करें तो जो कोसी नदी घाटी है उस क्षेत्र में धान की फसल जो है वो उत्तम किस्म का धान उगाया जाता है, और काफी उपजाऊ क्षेत्र वो माना जाता है, इसलिए कुमाऊं क्षेत्र में कोसी नदी की जो घाटी है उसको धान का कटोरा बोलते हैं। इसकी सहायक नदियां हैं देवगाड़, मिनोलगाड़ और सुमालीगाड़। एक छोटी, कुछ छोटी नदियां हैं जिसमें है दाबका नदी, नैनीताल के गर्म पानी से उद्गमित होती है, नैनीताल उधम सिंह नगर में बहती है और बाजपुर से राज्य से बाहर निकल जाती है। बाकरा नदी
बांकरा नदी नैनीताल से निकलती है, नैनीताल वो उधम सिंह नगर में बहती है, और खानपुर से उधम सिंह नगर खानपुर से राज्य से बाहर निकल जाती है। गोला गार्गी नदी थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है, हल्द्वानी इसके किनारे बसा हुआ है, ध्यान रहे। नैनीताल के पहाड़ पानी से निकलती है। नैनीताल उधम सिंह नगर में लगभग 102 किलोमीटर बहने के बाद किच्छा से राज्य से बाहर निकल जाती है। हल्द्वानी इसके किनारे है। ये इंपॉर्टेंट है। दे दे ओहा नदी नैनीताल से निकलकर उधम सिंह नगर से राज्य से बाहर निकल जाती है। नंदौर नदी चोरगलिया से निकलती है, नानक सागर डैम में ये जो है मिल जाती है। नानक सागर डैम कहाँ है? यूएस नगर में है। यूएस नगर में नानक सागर झील के अलावा और द्रोण झील हो गया, गिरि झील हो गया, या जो है लेक पैराडाइज हो गया, इस प्रकार से काफी सारी झीलें हैं जो है वो पड़ चुके हैं। थोड़ा सा रामगंगा का जो नदी तंत्र है वो देख लेते हैं। दूधातौली से निकलती है, चोरखाल धार से निकलती है। दूधातौली जिस स्थान से निकलती है उस स्थान को बोलते हैं चोरखाल धार। यहाँ से राज्य से बाहर निकल जाती है। इसमें इस बीच में एक लोहार हेड नामक स्थान पर मंडाल नदी मिलती है। मंडल नदी भी इसको कहीं कहीं कहा गया है। बुक्सर में जो है पलानी नदी मिलती है। पलानी नदी पाटलिपुत्र से निकलती है। बूढ़ा केदार, हाल ही में यहाँ पर काफी ज्यादा आपदा आई है। आपदा जो है मैं इस नदी का ही काफी बड़ा योगदान रहा। तो वीनू नदी इसमें मिलती है। वीनू नदी बिनसर से निकलते हुए बूढ़ा केदार में मिलती है। गास नदी भिकियासैंण में इसमें मिलती है, जिसकी सहायक नदियां हैं। यहाँ से अगर हम बात करें सिलगाड़ और जो है द्वारी जो है एक सिलगाड़ नदी है, एक लंगूरगाड़ नदी है। इन दोनों नदियों के मिलन से एक नदी बनती है। इस नदी को बोलते हैं खोह नदी। तो गड्ढा में ये दोनों नदियां मिलती है। इसके बाद खो नदी आगे बढ़ती हुई है और उत्तर प्रदेश में जाने के बाद जो है वो रामगंगा में मिलती है, पश्चिमी रामगंगा में। कालो डंडा, यानी कि कालो डंडा किसका नाम है? लैंसडॉन का। द्वारिखाल और कालो डांडा से द्वारिखाल से लंगूरगाड़ और सिलगाड़ निकलती है कालो डांडा। कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेगा खो नदी किन दो नदियों से मिलकर बनी है, तो लंगूरगाड़ और सिलगाड़। इसके बाद कोसी नदी का देख लेते हैं। कोसी नदी जो है धार पानी धार से निकलती है, कौसानी में है। कोसी नदी कौसानी से, याद रखना। इसकी सहायक नदी मिनोलगाड़। सुयाल नदी के किनारे जो है वो अल्मोड़ा बसा हुआ है, ध्यान रहे। ठीक है। इसके अलावा सुमाली गाड़ नदी, काली गाड़ नदी इसकी कुछ सहायक नदी है। धान का कटोरा कहा जाता है इसकी घाटी को। गौला नदी पहाड़ पानी से निकलती है। कालसा घटगाड़ बहते हुए जो है राज्य से बाहर निकल जाती है। खोह नदी लंगूरगाड़ सिलगाड़, जैसे मैंने आपको बताया, कोटद्वार खोह नदी के तट पर बसा हुआ है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जैसे मालिनी नदी का पूछता है, मालिनी नदी कर्णाश्रम इसके किनारे है, वैसी खोह नदी के किनारे कोटद्वार है। पूर्वी धौलीगंगा है, काली नदी में बाईं ओर से शालपंथ के पास खेला नामक स्थान पर मिलती है। गोवानखना हिमनद से निकलती है, ये मैं आपको बता चुका हूँ, मैप में हमने पढ़ लिया था। काली नदी तंत्र में पूरा सहायक नदियां दारमा, लिसर, सिलैंती, कंचुतिच, इस तरीके से पूर्वी धौलीगंगा को पढ़ा था हमने। मालिनी नदी चंडी खाल पौड़ी से उद्गम होती है। कर्णाश्रम इस नदी के जो विद्यापीठ है, एक प्राचीन विद्यापीठ कर्णाश्रम, इस नदी के तट पर बसा हुआ है। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रहे। बहुत कम लोग ध्यान देते हैं, लेकिन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। नदी बेसिन की बात करें, नदी बेसिन का मतलब नदी का जो क्षेत्र है। तो कि कौन सा नदी बेसिन सबसे ज्यादा बड़ा है? तो काली नदी बेसिन सबसे बड़ा क्षेत्र है। उसके बाद दूसरे नंबर पर था अलकनंदा, फिर भागीरथी, फिर कोसी, और फिर रामगंगा। तो ये टॉप 5 नदी बेसिन है। इनको आप याद कर लेना। क्वेश्चन ऐसा बन सकता है कि निम्न में से किस नदी का बेसिन सर्वाधिक है, और वहां पे ये 4 ऑप्शन दे देगा। तो इन चारों में से अलकनंदा सर्वाधिक है, और पांचों में से काली नदी का जो नदी बेसिन है सर्वाधिक है। राज्य की प्रमुख नदियां, इनकी लंबाई की बात करें, 1 किलोमीटर स्क्वायर नहीं होगा बल्कि किलोमीटर होगा, ध्यान दें। टॉस 148, यमुना 136, भागीरथी 205, तिलंगना 110, अलकनंदा 195, विष्णुगंगा या धौलीगंगा 94 किलोमीटर, पिंडर 105, मंदाकिनी 72। नंदाकिनी सबसे छोटी नदी है पंचप्रयागों में, 56 किलोमीटर। गंगा 96। याद रहे गंगा का जो काउंट होगा वो देवप्रयाग से हरिद्वार। पूर्वी नयार 109, पश्चिमी नयार 78 किलोमीटर, पश्चिमी रामगंगा 155 किलोमीटर, कोसी नदी 168 किलोमीटर, गौला नदी 102 किलोमीटर, काली नदी सबसे बड़ी नदी फर्स्ट नंबर पे है, वो है 252 किलोमीटर। वही सरयू 146 किलोमीटर, पूर्वी रामगंगा 108 किलोमीटर, गौरी गंगा 104 किलोमीटर। सबसे बड़ी नदी है काली नदी। ठीक है। इसके अलावा 205 किलोमीटर भागीरथी भी है। इसके अलावा जो है 168 किलोमीटर आपकी कोसी नदी है। तो आज
का जो टॉपिक है वो इतना ही है। इसके पश्चात हम पढ़ेंगे प्रमुख झील, उसके अलावा ग्लेशियर और जलप्रपात। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।